अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने परमुटेशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, सही है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है वो परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, एनपीआर, सही है। उसमें एन क्या है, आर क्या है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वेज निकालने का तरीका होता है ये, सही है ना, काउंटिंग मेथड्स होते हैं ये। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाने के लिए आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में से कोई एक यूज करते हो, कैसे यूज करते हो उसका बता दिया था, डिफरेंस क्या है दोनों में, कब कौन सा यूज होगा। एन आपके पास सेलेक्ट अवेलेबल होता है, आर आप उसमें सेलेक्ट करते हो। फिर इसके बाद आपने जो है वो हमने काउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े थे दो, एक सम प्रिंसिपल और एक प्रोडक्ट प्रिंसिपल। प्रोडक्ट को फंडामेंटल भी कहते हैं, सही है। चलो, अब हमने ये जो कल एनपीआर का फॉर्मूला लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, एनपीआर का, इसकी थोड़ी सी ना डिडक्शंस है, सही है। हमने एनपीआर का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एनपीआर परमुटेशन का, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, सही है। अब कुछ टाइप्स है आपके पास परमुटेशन की, सही है। नंबर वन टाइप्स ऑफ परमुटेशन कह सकते हो आप, ये है। जो डिडक्शंस है इस फॉर्मूले की वो बेसिकली क्या है, टाइप्स ऑफ परमुटेशन है। टाइप्स ऑफ परमुटेशन, नंबर वन, लीनियर परमुटेशन। लीनियर परमुटेशन, सही है। लीनियर परमुटेशन क्या होता है आपके पास, इफ अगर आपके पास जो है वो, इफ अवेलेबल एंड सिलेक्शन आर इक्वल, सही है। अगर आपके पास जितनी चीजें अवेलेबल है उसमें से आप सारे के सारे सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे आप किसी भी इवेंट में गए, शादी या वलीमे के फंक्शन में आप जाते हो, तो वहां पे जितने भी खाने होते हैं आप उसमें से कोई भी नहीं छोड़ते, सारे खाते हो, सही है। तो जितने भी अवेलेबल होते हैं उसमें से आप सारे सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, अवेलेबल और सिलेक्शन इक्वल हो गए। अवेलेबल को हम एन से लिखते हैं, सिलेक्शन को हम आर से लिखते हैं। तो जितने अवेलेबल थे हमने उतने ही सेलेक्ट भी कर लिए, सही है। जितनी डिशेस थी सारी डिशेस हमने सेलेक्ट की, सब खाया है। तो आप कहोगे अवेलेबल जो था एन था वो बराबर हो गया सेलेक्ट के, सिलेक्शन के, आर के। जब भी ऐसा होता है कि एन और आर इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे टाइप की परमुटेशन को क्या कहते हैं, लीनियर परमुटेशन। ये आपके पास क्या होता है, कौन से टाइप की परमुटेशन होती है, लीनियर परमुटेशन, सही है। अब लीनियर परमुटेशन का देखो फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास, हमारे पास परमुटेशन का फॉर्मूला एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और हमें पता है एन और आर दोनों आपस में इक्वल है, तो एन पी, आर की जगह भी एन आ गया, इक्वल टू एन फैक्टोरियल ऊपर, और डिवाइड में एन माइनस आर की जगह भी एन आ गया, और ये फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल डिवाइड में एन माइनस एन, जीरो फैक्टोरियल। हमें ये बात पता है जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, वन के। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय वन, तो एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय वन इक्वल टू एन फैक्टोरियल। तो जब भी आपके पास लीनियर परमुटेशन होगी, जितने अवेलेबल है उतने ही सेलेक्ट करने हैं, उतने ही सेलेक्ट कर रहे हो, सही है। एन और आर दोनों इक्वल है, तो फिर आपके पास परमुटेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपली एन फैक्टोरियल। तो याद रखना, जब भी लीनियर परमुटेशन का क्वेश्चन होगा तो आप सिंपली क्या लगा सकते हो, एन फैक्टोरियल, सही है। अब आप करके चेक भी कर सकते हो इसको, आप कैलकुलेटर में जाके 7p7 निकाल लो, सही है, वही आंसर आएगा जो 7 फैक्टोरियल का आता है। 5p5 निकाल लो, 120 आंसर आएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल भी 120 होता है, सही है। तो जब आपके पास अवेलेबल और सिलेक्शन दोनों सेम हो जाए, जितने अवेलेबल है वो सारे के सारे सेलेक्ट कर रहे हो, तो लीनियर परमुटेशन होती है। कौन सी टाइप का परमुटेशन होता है आपके पास, लीनियर परमुटेशन होता है, सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपके पास सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, सही है। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है आपके पास, हम्म कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपके पास जो जितने भी आपने सिलेक्शन करनी है उसको आपने सर्कुलर अरेंजमेंट की हुई है, सही है ना, उसकी रोटेशनल अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो फिर परमुटेशन कैसे निकाली जाती है, रोटेशनल अरेंजमेंट है, सही है। आपके पास क्या, आप म्यूजिकल चेयर एग्जांपल हो इसकी, क्या है, म्यूजिकल चेयर। आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, म्यूजिकल चेयर में आप कैसे लगाते हो, सर्कल में लगा देते हो ना, सर्कुलर परमुटेशन हो जाती है। देखो सर्कुलर परमुटेशन या रोटेशनल परमुटेशन का मतलब है कि क्लोज परमुटेशन, सही है ना। एक चेयर जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे लास्ट चेयर उसके साथ इंगेज होगी, उसके साथ अटैच होगी,
तो इस टाइप की परमुटेशन को सर्कुलर या रोटेशनल परमुटेशन कहते हैं। सही है। फर्स्ट और लास्ट दोनों आपस में अटैच हो, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हो। सही है। म्यूजिकल चेयर, अगर आप 7 बंदे म्यूजिकल चेयर खेलते हो, तो ये 7 पर्सन है म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, तो क्या 7 सीट्स लगाएंगे? कितनी लगाएंगे? उससे एक कम, 6 6 सीट्स लगाएंगे। 10 बंदे खेलेंगे तो 9 लगाएंगे। अगर उतनी ही लगा देंगे तो सब बैठ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? बाहर कौन निकलेगा? एट द एंड जीतेगा कौन? किसने जीतना है कैसे पता चलेगा? तो किसी ना किसी ने तो विनर होना है। तो उसके रिजल्ट के लिए आप क्या करते हो? जितने पर्सन होते हैं उससे एक कम चेयर होती है, फिर एक बाहर हो गया। फिर अब पर्सन अगर 7 से 6 रह गए, एक चेयर बाहर कर देते हैं, फिर 5 चेयर रह जाती है। इसी तरह जब लास्ट में 2 पर्सन बचते हैं तो चेयर कितनी होती है? एक। तो जब भी आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट होगी, सर्कुलर परमुटेशन होगी, तो जितने टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल है उससे एक कम लेना है आपने। तो ये परमुटेशन कैसे निकालना है? जितने भी आपके पास टोटल नंबर है उससे एक कम। अगर आपके पास 7 पर्सन है तो चेयर्स कितनी रखनी है? 6। इसका मतलब N 7 है, तो N में क्या करना है? चेयर्स कैसे निकलेगी? 6 कैसे रखेंगे? N में क्या करोगे? 7 में क्या कर रहे हो? 1 माइनस, तो N में भी क्या कर दोगे? 1 माइनस। तो सर्कुलर परमुटेशन का क्या फॉर्मूला हो गया? N-1 फैक्टोरियल। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। आपके पास 7 पर्सन में से एक तो बाहर हो जाएगा, एक चेयर पे नहीं बैठेगा, 6 बैठेंगे। तो 6 बैठ रहे हैं, फर्स्ट चेयर पे पहला बैठ गया, दूसरी चेयर पे दूसरा बैठ रहा है, तीसरी चेयर पे तीसरा बैठ रहा है, चौथी चेयर पे चौथा बैठ रहा है। इसी तरह इनकी आपस में अरेंजमेंट चेंज होती जाए तो आपके पास बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। सही है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या कहोगे? कौन से टाइप की परमुटेशन है ये? सर्कुलर परमुटेशन है। सही। सर्कुलर परमुटेशन का क्या फॉर्मूला हो गया? N-1 फैक्टोरियल। सही है। अच्छा। इसके बाद आपके पास सर्कुलर परमुटेशन के बाद अगर आपके पास जो है वो अगर सर्कुलर परमुटेशन के बाद आपके पास आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, एक और होता है सर्कुलर परमुटेशन में। तो एक तो फॉर्मूला N-1 फैक्टोरियल होता है नंबर ऑफ वेज निकालने का। सही है। एक और होता है N-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अच्छा। जब आपके पास क्या है N-1 फैक्टोरियल, अगर आपके पास जो सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है कि आप जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हो। अगर आपके पास जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये डायरेक्शन इधर मैटर नहीं कर रही कि आप सर्कुलर अरेंजमेंट की है, उसके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब म्यूजिकल चेयर खेलते हैं या म्यूजिकल चेयर की एग्जांपल जो भी है, तो उसमें आप क्या करते हो कि एक ही डायरेक्शन में सब मूव करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि दो जो है वो क्लॉकवाइज मूव करे, बाकी 4 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। नहीं, सबके डायरेक्शन मैटर करती है, सेम डायरेक्शन में मूव करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज है, जैसे आपके पास ब्रेसलेट है, रिंग है, उसके अंदर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे वो जो भी चीज उसमें लगती है ब्रेसलेट के अंदर, रिंग के अंदर, सही है, वो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज लगा दो या एंटी क्लॉकवाइज लगा दो, उधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर डायरेक्शन मैटर नहीं करी, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, फिर सर्कुलर परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है? N-1 फैक्टोरियल ही होता है, बट डिवाइड बाय 2 करते हैं इसको। सही है। इफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी को काउंटर भी कह सकते हो। सही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, if anti-clockwise or clockwise direction can be matter। सही है। अगर डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला N-1 फैक्टोरियल/2। सही है। तो आपका क्लॉकवाइज मूव करो या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करो, कोई फर्क नहीं है। तो अभी जब आप सर्कुलर परमुटेशन निकालते हो तो उसमें काउंटर क्लॉकवाइज का अलग एक अरेंज नंबर ऑफ वेज बनते हैं, क्लॉकवाइज के अलग बनते हैं। लेकिन जब आपके पास काउंटर और एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बने या काउंटर बने तो कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब जो अरेंजमेंट क्लॉकवाइज में बन रही है वही अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज में बन रही है, तो एक ही चीज 2 मरतबा रिपीट हो रही है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, ताकि हमारी जो हर एक वैल्यू 2 मरतबा आ रही है उसका सेकंड वाला इफेक्ट कैंसिल हो जाए और ये सिंगल टाइम रिपीट हो। सही है। सिंगल टाइम है, हर एक वेव, हर एक नंबर ऑफ तरीका, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 1 मरतबा बने। सही है। अच्छा। इसके बाद आपके पास बेटा, हाँ, ये 2 टाइप की परमुटेशंस हो गई। सही है। एक और इसमें जो है वो
आपके पास एक थ्योरम है, एक छोटा सा डिडक्शन है, आप कह सकते हो डिडक्शन है ये। क्या है? अभी हमने पढ़ा था ना, ऊपर के 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, वो कैसे होता है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला है, सही है, मतलब इसको ड्राइव किया गया है। कैसे किया गया है देख लो, ड्राइव करो कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है तो कैसे होता है। ये परमुटेशन की मदद से आप इजीली कर सकते हो, सही है। अच्छा, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर लीनियर परमुटेशन है तो एन पी एन होगा, सही है। अगर लीनियर परमुटेशन है तो क्या होगा, एन पी एन। कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने कि लीनियर परमुटेशन है, एन पी एन किसके बराबर है, 1 के, सही है। तो एन पी एन अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब है आप फिर एन की क्या वैल्यू लोगे, एन पी एन 1 आ रहा है तो इसका मतलब है एन की वैल्यू भी क्या है आपके पास, 1 है, सही है। एन पी एन 1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू 1 है, क्योंकि आप 1 p 1 निकालो या 1 फैक्टोरियल करोगे तो आंसर 1 आएगा, सही। तो आपने ये लिख दिया 1 p 1 इक्वल टू 1। अब आपने परमुटेशन का फॉर्मूला यूज कर लिया। परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, सही है। एन की वैल्यू है 1, 1 फैक्टोरियल आ गया ऊपर, डिवाइड में एन माइनस आर, एन की वैल्यू 1 माइनस आर की वैल्यू भी 1 और ये फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ऊपर तो है 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल और डिवाइड में आपके पास क्या आ गया, 1 - 1 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, सही है। अच्छा, ये 1 फैक्टोरियल कॉपी हो गया, 0 फैक्टोरियल डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 फैक्टोरियल हमें पता है 1 होता है, 0 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ गया 0 फैक्टोरियल। तो क्या प्रूव हो गया, 0 फैक्टोरियल भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, सही है। क्योंकि आपके पास 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर कब होता है, जब आपके पास लीनियर परमुटेशन हो और एन की वैल्यू 1 हो। लीनियर परमुटेशन में एन और आर इक्वल होता है, अवेलेबल और सिलेक्शन इक्वल होती है, और आपके पास अवेलेबल भी 1 है, आप वही एक सेलेक्ट करोगे, सही है। तो आपके पास 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, सही है। अच्छा, इसके बाद एक और थ्योरम है आपके पास लास्ट, फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सही है। हम्म अगर आपके पास जो है वो, आपको परमुटेशन डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालनी हो, मतलब अगर आपके पास जो है वो परमुटेशन में दो दो क्या कहते हैं, 2 3 4 जितने भी सेम अरेंजमेंट्स बन रही है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट सेम बन रही है, सही है, डिफरेंट नहीं है, सेम अरेंजमेंट है। तो अगर आपको डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स निकालनी है, डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालनी है, या डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स निकालनी है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकालनी है, परमुटेशन, सही है। डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालनी है, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स निकालनी है, आपको डिफरेंट अरेंजमेंट्स निकालनी है, और आपके पास एक ही अरेंजमेंट एक से ज्यादा मर्तबा रिपीट हो रही है, सही है। तो फिर आप जो है परमुटेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसकी एक छोटी सी ना एग्जांपल करते हैं, वरना ये समझ में नहीं आएगा। चलो बेटा, मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, मैथामैटिक्स। एक वर्ड हम ले लेते हैं, मैथामैटिक्स, सही है। मैथामैटिक्स, सही है। अच्छा, मैथमेटिक्स के बेटा ये एक वर्ड है, इस वर्ड के अंदर लेटर्स कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। मैथमेटिक्स के वर्ड के अंदर लेटर्स कितने हैं आपके पास, 11 है। तो आपने बोला एन क्या है इधर, नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है, एन क्या है, एन की क्या वैल्यू है, 11। अब मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, आप मुझे बताओ कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इस मैथमेटिक वर्ड्स के, मतलब मैथमेटिक एक वर्ड है मैथमेटिक्स, इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने बन सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, भाई मैथमेटिक्स के अंदर टोटल, हाँ, 11 लेटर्स है, मैं सिर्फ एक लेटर को स्विच कर दूं, फर्स्ट लेटर को लास्ट पोजीशन पे ले जाओ और लास्ट पोजीशन को फर्स्ट, जो लास्ट लेटर है उसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाओ। सिंपल, मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ATHEMATIC, ये मैंने सारे लेटर्स सेम रखे हैं, सिर्फ एस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और एम लास्ट पोजीशन पे चला गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास एक न्यू वर्ड बन गया, सही है। सिर्फ दो लेटर्स ने अपनी पोजीशन चेंज की, अपनी जगह चेंज की है, तो एक न्यू वर्ड बन गया। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास जो पोजीशन मैटर कर रही है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, सही है। तो यहाँ पे परमुटेशन लगेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं मैथमेटिक्स के डिफरेंट लेटर्स को, जितने भी लेटर्स हैं उनको मुझे यूज करके बहुत सारे वर्ड्स बनाने, तो बन सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो फाइंड करना है, सही है। परमुटेशन क्यों लगेगी, क्योंकि हर दो लेटर्स जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा,
एक न्यू वर्ड बनता जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे, और कितने बनेंगे वो मुझे पता करना है। तो ये समझ में आ गया कि परमुटेशन क्यों यूज हो रहा है। अच्छा, और दूसरा ये कि मुझे यहाँ पे अवेलेबल वर्ड्स, अवेलेबल लेटर्स तो 11 है, इसमें से मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं? ऑल सेलेक्ट करने हैं। इसमें से कोई भी मैं जो है वो छोड़ नहीं सकता। सही है, इसमें से मुझे सारे के सारे सेलेक्ट करने हैं। सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं 4 लेटर्स लूँ और बाकी छोड़ दूं, नहीं। इसने क्या बोला, मैथमेटिक्स वर्ड है आपके पास, उसके जितने भी लेटर्स है आप वो सारे यूज करते हो और न्यू वर्ड्स बना लो, और कितने बना सकते हो वो बताओ। तो आपने सारे के सारे सेलेक्ट करने, तो इसका मतलब आपके पास आर भी 11 है, एन भी 11 और आर भी क्या है, 11। जब आर और एन दोनों बराबर होते हैं तो आप क्या कहते हो, ये क्या होता है, लीनियर परमुटेशन। लीनियर परमुटेशन हो गई, सही है। तो जब भी तो इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एन फैक्टोरियल, ऊपर आप बोल दिया ना, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना लीनियर परमुटेशन का, कि लीनियर परमुटेशन हो तो या तो एन पी एन कर लो या एन फैक्टोरियल कर लो। यहाँ पे हमने कर लिया एन फैक्टोरियल, सही है। 11 फैक्टोरियल आ जाएगा, एन की वैल्यू 11 है, 11 फैक्टोरियल हो गया ऊपर। लेकिन अभी एक मसला है कि मेरे पास यहाँ पे इस मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर एम दो मर्तबा आ रहा है, सही है। अब ये जो एम है, कंसिडर करो कि आपके पास मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर ही दो पोजीशन पे एम है, एक फर्स्ट पोजीशन पे है और दूसरा जो है वो सिक्स पोजीशन पे है। तो फर्स्ट पोजीशन वाले एम को मैं सिक्स पे लेके जाऊं और सिक्स वाले पोजीशन को एम को मैं फर्स्ट पे लेके आऊं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। बाकी सारी अपनी वही पोजीशंस पे रहे सारे लेटर्स, सिर्फ एम ने, दोनों एम ने आपस में अपनी जगह चेंज की, तो कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेम लेटर्स है, अगर वो सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ड कोई नया नहीं बन रहा। सही है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक ही जो है वो क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन दो मर्तबा आ रहा है। तो इस वजह से मुझे उस एक कॉम्बिनेशन जो दो मर्तबा आ रहा है उसको डिलीट करना है, उसके इफेक्ट को खत्म करना है। सही है, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, आर फैक्टोरियल। आर क्या है, कौन सा वर्ड, कौन सा अल्फाबेट जो है वो, हाँ, रिपीट हो रहा है और कितनी मर्तबा हो रहा है। सही है, एम रिपीट हो रहा है 2 मर्तबा, तो आर की वैल्यू हो गई 2। सही है। और कोई रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, यस, तो ए को एस लिख लो। ए क्या हो गया, कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है, 2। एम रिपीट हो गया, ए हो गया टी, टी भी तो रिपीट हो रहा है, ये स्मॉल टी हो गया, ये भी कितनी मर्तबा हो रहा है, 2 मर्तबा। एच नहीं हो रहा, ई भी नहीं हो रहा, और बाकी कोई भी रिपीट नहीं हो रहे। तो इसीलिए आपके पास डिवाइड में आर फैक्टोरियल, एस फैक्टोरियल, टी फैक्टोरियल, और अगर और भी रिपीट होते तो फिर उसका नाम आर एस टी यू रख देते, फिर वी रख देते। तो डिवाइड में क्या होगा बेटा, आपके पास आर जो रिपीट हो रहा है कितनी मर्तबा आ रहा है, उसका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ गया। एस भी रिपीट हो रहा है आपके पास, सही है। आर आर किसकी वैल्यू थी, एम रिपीट हो रहा था, एम वाला लेटर 2 मर्तबा आ रहा था तो 2 फैक्टोरियल। इसी तरह टी वाला लेटर भी 2 मर्तबा आ रहा है, तो फिर वापस से 2 फैक्टोरियल आ गया। टी और एस वाला लेटर भी 2 टाइम्स आ रहा है, 2 मर्तबा आ रहा है। सॉरी, एस वाला नहीं, ए वाला लेटर भी 2 मर्तबा आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल आ गया। सही है। तो जो लेटर जितनी मर्तबा रिपीट होगा डिवाइड में, उतनी ही मर्तबा उसका फैक्टोरियल आ जाएगा, उसके इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ही सेम वर्ड बार बार बन रहा है, 2 मर्तबा बन रहा है। सही है, इस वजह से। तो ये कहलाता है आपके पास, ये लीनियर परमुटेशन है। लेकिन अगर आपके पास लीनियर परमुटेशन के अंदर कोई भी चीज रिपीट हो रही हो, वापस से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा हो, तो उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। तो डिवाइड करते हैं, जितनी मर्तबा रिपीट होता है डिवाइड में उतना फैक्टोरियल आ जाता है। 4 मर्तबा अगर कोई एक ही लेटर 4 टाइम्स आता, कंसिडर कर लो एक ऐसा वर्ड है जिसमें ए 4 मर्तबा आता, तो आप डिवाइड में 4 फैक्टोरियल लिखते, ए के अफेक्ट को कैंसिल करने के लिए डिवाइड में 4 फैक्टोरियल। फिर आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, तो इस तरीके की भी हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ से क्या है, आपको डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालनी है, क्योंकि अगर आप इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करते जो रिपीट हो रहा है, तो आपके पास जो है डिस्टिंक्ट परमुटेशन सारी नहीं होती, सारे अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होते, रिपीटेड अरेंजमेंट भी आ रहे होते। तो इसलिए आपने रिपीटेड अरेंजमेंट को नेग्लेक्ट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपके पास, क्या, इवेलुएट द फॉलोइंग, सही है ना। आपके पास जो है वो इवेलुएट द फॉलोइंग, आपको इवेलुएट करना है। पार्ट नंबर हम कर लेते हैं इसका, कोई भी कर लेते हैं फर्स्ट 3 में से, सारे सेम ही है। पार्ट 3 कर लेते हैं, सही है। पार्ट 3 में लिखा हुआ है 12p5, सही है। पर पी का मतलब परमुटेशन निकालो, और जो पी मतलब जो आपके पास पी के मतलब के टॉप पोजीशन पे लिखा है वो एन होता है, 12, एन की वैल्यू 12 हो गई।
और जो उसके सबस्क्रिप्ट पोजीशन पे लिखा होता है वो आपके पास आर होता है, आर की वैल्यू 5 हो गई। सही है, आर भी गिवन है 5 और एन भी गिवन है, ये भी बता दिया क्या लगाना है, परमुटेशन लगाना है। आ जाओ परमुटेशन लगाते हैं। एनपीआर का क्या फॉर्मूला हो गया, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन पी आर, एन की वैल्यू 5, सॉरी एन की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू 5 इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइड में 12 माइनस आर की वैल्यू है 5 फैक्टोरियल। अच्छा, तो डिवाइड में क्या आ गया आपके पास 7 फैक्टोरियल, 12 माइनस 5 इज 7, तो डिवाइड में आ गया 7 फैक्टोरियल। ऊपर 12 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, तोड़ के लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है आपके पास 7 फैक्टोरियल। सही है, तो ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। तो 12p5 की वैल्यू कैसे आएगी, आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, इन सबको मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास जो है वो 12p5 की वैल्यू आ गई। 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो आपके पास 12p5 की वैल्यू आ गई 95040। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। इसी तरह क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 और 2 आपने करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही होंगे सेम मेथड से। सही, अब हम इसका एक पार्ट 5 करते हैं, ये होमवर्क है। एक पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ है, 9 और नीचे 2 3 4, ये आपके पास वही है, डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालने वाला इधर फॉर्मूला यूज होगा। सही है, ऊपर जो लाइन लिखा हुआ है दिस इज एन, एन की क्या वैल्यू है 9। सही है, और 2 3 4, टू इसमें से क्या है, पहला वाला आर हो गया, दूसरा वाला जो 3 है वो एस हो गया, तीसरा वाला जो 4 है वो टी हो गया। सही है, तो हमने क्या है, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एन फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल। अगर सिर्फ दो होंगे तो आर फैक्टोरियल और एस फैक्टोरियल, चार होंगे तो साथ में यू फैक्टोरियल भी आ जाएगा। सही है, तो ऊपर तो आ गया 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। तो अब इसको, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप निकाल लो। सही है, 9 फैक्टोरियल पूरा फ्रैक्शन बनाओ कैलकुलेटर के अंदर। देखो ऊपर 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। सही, डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालो। तो आंसर आ गया आपके पास इसका 1260। क्या आंसर आ गया, 1260। सही, चलो इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, वो आपने करना है क्वेश्चन 1 का, वो ऐसे ही होगा। सही है, लेकिन आपके पास डिवाइड में सिर्फ दो वैल्यूज आएंगी, 3 फैक्टोरियल और 2 है, दो है। सही है, आर और एस है, टी नहीं है, तो कोई बात नहीं। सही है, चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके डिफरेंट पार्ट्स है, बोल रहा है एन की वैल्यू फाइंड करो इन सारे पार्ट्स में। पहले पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में क्या है, एन पी थ्री इक्वल टू 60। सही है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन आपका नोन है, एन फाइंड करना है। एन पी थ्री किसके के बराबर दे दिया, 60 के, तो एन की क्या वैल्यू है बता दो। सही है, तो एन की वैल्यू निकालनी है, आर की क्या वैल्यू गिवन है 3, तो एन पी थ्री का मतलब एन फैक्टोरियल डिवाइड में एन माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 60। सही है, परमुटेशन वाला फॉर्मूला यूज हो गया। क्या होता है एनपीआर का फॉर्मूला, एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है, ये फॉर्मूला यूज हो गया इधर। एन की वैल्यू एन ही रहेगी क्योंकि वो तो अननोन है, वो फाइंड करना है, और आर की वैल्यू 3 है। अच्छा, अब ऊपर है एन फैक्टोरियल और नीचे लिखा हुआ है एन माइनस 3 फैक्टोरियल, तो बेटा आपके पास इन दोनों में से बड़ा कौन है, एन बड़ा है या एन माइनस 3? हमने ये बात पढ़ी थी लास्ट एक्सरसाइज में 6.1 के अंदर। जो बड़ा होता है उसके फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं, खोल देते हैं। एन बड़ा है, एन माइनस थ्री छोटा है। सही है, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू अगर 5 है तो एन माइनस थ्री कितना होगा, 5 माइनस थ्री 2। सही है, तो एन बड़ा है, एन माइनस थ्री छोटा है। अच्छा, तो एन फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, एन उससे एक कम एन माइनस वन, फिर एक और कम एन माइनस टू। सही है ना, फिर एक और कम, कहाँ तक रुकेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है डिवाइड में लिखा हुआ है एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, तो हमने भी यही तक रुकना है। सही है, तो एन माइनस थ्री पे फैक्टोरियल को रोक देंगे।
और डिवाइड में लिखा हुआ है n-3 फैक्टोरियल इक्वल टू 60। n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 इक्वल टू 60। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास यहाँ पे तीन ब्रैकेट से, दो ब्रैकेट से और एक एन है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है और किसके बराबर है, 60, और आपको बोल रहा है एन की वैल्यू ढूंढो। अगर आप यहाँ पे इन तीनों मतलब एन को, जो बाहर एन है, और उनको दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन की पावर 3 आ जाएगी, एन की पावर क्यूब आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई एन, एन का पावर क्यूब हो जाएगी। तो अब आपके पास यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा, सही है। या तो आप कैलकुलेटर की मदद लोगे, या पूरा मेथड तो नहीं करना है, इतना बड़ा सवाल तो नहीं है ये, इतने ज्यादा मार्क्स तो नहीं है। तो आप अब यहाँ पे बेटा क्या कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। एन की वैल्यूज पुट करो कि देखो कि ऐसी कौन सी मैं एन की वैल्यू पुट करूँ लेफ्ट साइड पे कि वो आंसर इसका 60 के इक्वल आ जाए, सही है। ये आप इक्वेशन मतलब कि कैलकुलेटर में इक्वेशन पूरी बना भी सकते हो, रख भी सकते हो, और आप जो है वो सोच समझ के एन की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सही है। अच्छा, एन की वैल्यू अब हम क्या पुट करें, एन की वैल्यू हम पुट करते हैं, एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले है एन, फिर n-1, फिर n-2, सही है। अच्छा, 60 आंसर लाना है मुझे। तो 60 आपके पास होता है किसी नंबर का फैक्टोरियल, नहीं। कैसे आ सकता है 60? अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट कर दूं, एक बात है, एक लेट से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, n की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी, तो n की वैल्यू 5, फिर n की वैल्यू 5-1, फिर n की वैल्यू 5-2, इसके बराबर आना चाहिए 60 के। आप चेक करते आता है, 5-1 4 हो गया, 5-2 3 हो गया। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 5, ये 4 है और ये 3 है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो 60। आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो इसका मतलब यहाँ से आपको एन की क्या वैल्यू मिलेगी, 5 मिलेगी, और हमने एन की वैल्यू ही ढूंढनी थी, तो इसका मतलब एन की क्या वैल्यू है, 5 है, सही है। तो ये इक्वेशन पूरी आप कैलकुलेटर में रख दो, कैलकुलेटर में बना लो, आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे बनाओगे आप, जो है वो बेटा कैलकुलेटर में वेरिएबल होता है एक्स, सही है। अल्फा दबा के, ये जो ब्रैकेट क्लोज वाला बटन है इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्स, अल्फा दबा के अगर इसको प्रेस करोगे तो एक्स आ जाएगा। तो ये सबसे पहले आपने अल्फा दबा के बटन को प्रेस किया, एक्स आ गया, फिर ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट ओपन किया, फिर ब्रैकेट के अंदर फिर से एक्स ले लिया, फिर -1 लिख दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, फिर से एक्स आ गया, फिर -2, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू अल्फा दबा के CALC वाले बटन को प्रेस करोगे, इक्वल टू आ गया, और फिर आपने इसके बाद 60 लिख दिया। इक्वेशन पूरी बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो शिफ्ट दबा के बेटा आप CLC वाले बटन को प्रेस करोगे, ये आपसे पूछ रहा है सॉल्व फॉर एक्स, तो आप बोलोगे यस, उसके लिए इक्वल टू दबा दो, और कुछ टाइम में रुक जाओ, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, 5, तो इसका मतलब एन की क्या वैल्यू हमारे पास, 5। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, इसका पार्ट नंबर 1 आपने करना है, सही है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 ऐसे ही होगा, तो आसान भी है, ये होमवर्क है, सही। अच्छा चलो आगे मूव करते हैं। अ, अब एक पार्ट है हमारे पास, इसका पार्ट 3 वो करते हैं। पार्ट 3 क्या है आपके पास, 8Pn इक्वल टू 8 × 7 × 6, ये डेसिमल नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 8 × 7 × 6 किसके बराबर है, 8Pn के। बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये n फाइंड करना है, सही है। अच्छा, अब देखो ये n जो लिखा हुआ है, ये कौन सी पोजीशन पे लिखा हुआ है, उस पोजीशन पे जहां r होता है, इसका मतलब इधर r की वैल्यू n है, सही है। आपको अब ये जो एन फाइंड करना है ये अवेलेबल नहीं है, ये एन बेसिकली इस बार सिलेक्शन के तौर पे आया हुआ है, सेलेक्ट करने के तौर पे आया हुआ है, सही, क्योंकि आर की पोजीशन पे। और जो अवेलेबल होता है, जो एक्चुअल में एन होता है, वो तो 8 है। तो NPR का फॉर्मूला लगा दिया, NPR इक्वल टू n ओवर n-r, यही होता है। तो n की आपके पास वैल्यू है, क्या वैल्यू है n की, 8 फैक्टोरियल, डिवाइड में n की वैल्यू 8 माइनस r की वैल्यू आपको n है, r की जगह पे n आ जाएगा, 8 - n फैक्टोरियल, सही है, इक्वल टू 8 × 7 × 6, सही है। अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू ऐसी सोचनी है, क्योंकि अब इसको कैसे निकालोगे, 8 - n फैक्टोरियल कैसे निकालोगे, सही है, क्योंकि ऊपर तो n है ही नहीं, सही है। अब आप 8 - n को अगर एक्सपेंड करना चाहो, खोलना भी चाहो, तो आप इसको नहीं खोल सकते, सही है। फैक्टोरियल को 8 - n के आगे जो फैक्टोरियल, इसको कैसे खोलोगे। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि ये जो n लिखा हुआ है, जो बेसिकली सिलेक्शन की पोजीशन पे था, r की पोजीशन पे था, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, सही।
तो इसके लिए वही आप हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे, या इक्वेशन बना लो, इक्वेशन भी आप बना सकते हो, सही है। हाँ, आप जो है वो इक्वेशन बना लो, किसमें, कैलकुलेटर के अंदर। हाँ, इस एन की जगह वेरिएबल एक्स आएगा तो वो आपको वैल्यू बता देगा, सही। अब क्या करेंगे, 8 × 7 × 6, ये तो हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, 8 फैक्टोरियल कॉपी किया, 8 × 7 × 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 × 7 × 6 इक्वल टू, ये 8 - n फैक्टोरियल डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 8 - n फैक्टोरियल, सही। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करता हूँ, तो 8 फैक्टोरियल क्या होता है, 8 × 7 × 6 × 5। 5 पे मैं रुक रहा हूँ, फैक्टोरियल को रोक रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो डिवाइड में सिर्फ मेरे पास क्या नंबर लिखे हुए, 8 × 7 × 6, और ऊपर भी मैंने क्या किया, 8 फैक्टोरियल को खोल के 8 और 7 और 6 ले लिया, और 5 पे रोक दिया इसको, सही है। अच्छा, तो ये 8 से 8 हो गया कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो राइट साइड पे क्या, लेफ्ट साइड पे बच गया सिर्फ 5 फैक्टोरियल, और डिवाइड इक्वल टू 8 - n फैक्टोरियल बच गया, सही है। अच्छा, 5 फैक्टोरियल केवल हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब हम सबसे पहले हम कैलकुलेटर से 5 फैक्टोरियल निकालते हैं। 5 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है, 5 फैक्टोरियल की हमारे पास वैल्यू होती है 120, सही है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 120 इक्वल टू 8 - n फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, चलो 120 भी सही है, आपको पता है आती है, लेकिन आप कैसे सोच सकते हो, देखो एक तो तरीका ये भी था, दूसरा आसान तरीका, 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है लेफ्ट पे, तो राइट पे भी क्या होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब आप सोचो कि आपके पास n की मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये 8 - n 5 बन जाए। 8 - n किसके बराबर ले लो, 5 के। 8 - n किसके बराबर ले लो, 5 के, सही है। या आप ये कर सकते हो, दोनों साइड पे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल, 5 बराबर हो गया 8 - n के, माइनस एन इधर आके प्लस एन हो गया, इक्वल टू 8 + 5 राइट पे जाके -5 हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, सही है। एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3। अगर आप इधर 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इक्वल टू 8 - n की वैल्यू 3 पुट करते हो, और फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल लेफ्ट पे भी आ रहा है और राइट पे भी क्या आ रहा है, 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपने जो है वो ये फाइंड कर लिया, दोनों साइड पे फैक्टोरियल था, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सही है। और फिर इजीली आपने एन की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये जो एन फाइंड करने को बोला हुआ था, जो सिलेक्शन थी, वो क्या है, 3 है, सही है। इसमें देख लो यहाँ तक कुछ पूछना है। अब इसी तरह आपके पास जो इसका पार्ट 4 है, बिल्कुल सेम है, पार्ट 4 बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो आपने करना है, सही है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, ये होमवर्क है आपका, सही है, बिल्कुल सेम ही है। हाँ, आपको फाइंड करना है 11 p n, मतलब n जो लिखा हुआ है वो सिलेक्शन वाली पोजीशन पे है, वो फाइंड करना है। ये किसके इक्वल है, 11 10 और 9 के, सही। तो इसी तरह आप करोगे। अच्छा, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5 और पार्ट 6, सही है, ये सिमिलर है, मिलते जुलते हैं। पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में क्या है, n+2 p4 फैक्टोरियल n+1 p3 इक्वल टू 5:1। अच्छा, n+2 p4 ये कोलन है, कोलन मतलब डिवाइड, सही है, रेशो, n+1 p3 इक्वल टू 5:1। अच्छा बेटा, आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड पे एक रेशो है, फ्रैक्शन है, सही है। और दोनों में, न्यूमिनेटर में भी परमुटेशन है p है, और डिनोमिनेटर में भी परमुटेशन है p है, सही है। आपको पता है परमुटेशन का फॉर्मूला, npr। npr किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल, यही होता है। चलो, तो पहले हम जो है वो न्यूमिनेटर पे लगाएंगे, तो ये n+2, p में क्या लिखा हुआ है, ये n+2, तो ये n+2 पूरा n है, सही है। हाँ, n+2 ऊपर आ गया, n+2 फैक्टोरियल, n की क्या वैल्यू है, n+2, और डिवाइड में n की वैल्यू n+2 आ गया, फिर माइनस होता है, और फिर r की वैल्यू है 4, तो n+2 - 4 फैक्टोरियल। अब ये डिवाइड का साइन है आपके पास, कोलन का साइन है, कोलन की जगह क्या आएगा, डिवाइड, ऐसे बना दो, सही। फिर लिखा हुआ है n+1 p3, तो ये जो n+1 है, ये सेकंड आपके पास जो परमुटेशन है इसका n है, तो ये जो डिनोमिनेटर में परमुटेशन है p है, उसका n है ये। तो ये हो गया आपके पास n+1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू है n+1, और डिवाइड में n की वैल्यू n+1,
माइनस आर की क्या वैल्यू है, दिस इज R3, आर की क्या वैल्यू आपके पास 3, n+1 - 3 फैक्टोरियल, सही है। किसके बराबर है, इक्वल टू 5 कोलन की जगह डिवाइड और ये 1, 5/1। अच्छा, तो अब सिंप्लीफाई करके ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, n+2 फैक्टोरियल डिवाइड में n+2 - 4 कितना हो जाएगा, n-2 फैक्टोरियल डिवाइड, इस डिवाइड को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मल्टीप्लाई में, सही है। तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल हो गया, डिनोमिनेटर नीचे आ गया n+1 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, n+1 - 3 कितना होगा, +1 - 3 ऑल्सो -2 फैक्टोरियल इक्वल टू 5/1 मीन्स 5। अब देखो n-2 फैक्टोरियल ऊपर भी है, n-2 फैक्टोरियल नीचे भी है, दोनों आपस में हो गए कैंसिल, n+2 फैक्टोरियल रह गया ऊपर और डिनोमिनेटर में रह गया n+1 फैक्टोरियल। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, n+1 और n+2 में से, ऑब्वियस है n+2। तो जो बड़ा होता है उसको एक्सपेंड करते हैं, उसको खोलते हैं उसके फैक्टोरियल को, n+2, फिर उससे एक कम, n+2 से एक छोटा, मतलब एक छोटा क्या होगा, 2 में 1 माइनस हो जाएगा, n+1, सही है ना। n+2 से एक छोटा क्या होता है, n+1, n+1 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे क्योंकि डिवाइड में भी n+1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इक्वल टू 5। n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल कैंसिल, n+2 किसके इक्वल आ गया, 5 के, प्लस का 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 2, n की क्या वैल्यू आ गई, 3, सही है बेटा। एन की वैल्यू आपने फाइंड कर ली 3। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना है कि एन की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती और आर भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव का मतलब है जीरो से छोटा। आपके मैं बोलूँ कि ये आपके पास 10 चीजें अवेलेबल है, एक है, दो है, तीन है, चार है, आपके पास जीरो है, इसका मतलब कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसमें से कुछ सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, तो इनकी वैल्यू जीरो और आर नहीं हो सकती। देखो, सिलेक्शन में तो पॉसिबल है कि जीरो हो, यार आप कोई भी सेलेक्ट नहीं करो, सही है ना आपके पास, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अवेलेबल ही गिवन ही आपके पास जीरो हो तो फिर सेलेक्ट क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो से छोटी पॉसिबल नहीं है, सही है। इसी तरह आर की वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन जीरो से छोटी पॉसिबल नहीं है, तो एन और आर नेगेटिव में नहीं होता, इस चीज का ख्याल रखना बेटा। अगर कभी आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है पार्ट 5 के अंदर। चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, लास्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं, वो भी ऐसे ही होगा। पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 में क्या है, Np4:n-1p3, Np4:n-1p3 इक्वल टू 9:1। इधर भी है, ये बिल्कुल सेम मिलता जुलता उसी की तरह क्वेश्चन है। आपके पास जो है वो लेफ्ट साइड पे भी एक रेशो दिया हुआ है, राइट साइड पे भी एक रेशो है, सही है, और आपको बोल रहा है एन की वैल्यू फाइंड करो। लेफ्ट साइड पे जो रेशो है उसके न्यूमिनेटर में भी परमुटेशन है और डिनोमिनेटर में भी परमुटेशन है। आपको पता है परमुटेशन का क्या फॉर्मूला है, NPR, n⁻r अच्छा भाई, तो आपके पास जो है वो सबसे पहले हम ये जो कोलन है उसकी जगह पे डिवाइड, कोलन से पहले न्यूमिनेटर में जो है, सही है, वो भी परमुटेशन है, वहां पे भी परमुटेशन का फॉर्मूला यूज होगा, n की वैल्यू n ही है, n फैक्टोरियल डिवाइड में n, r की वैल्यू 4 है, तो n-4 फैक्टोरियल हो गया, सही है, डिवाइड। अच्छा, इसके बाद दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में आपके पास, सही है, डिनोमिनेटर में या डिवाइड के बाद, सही है, कोलन के बाद भी परमुटेशन है, उसमें n की वैल्यू n-1 है, n-1 फैक्टोरियल, और डिवाइड में n की वैल्यू n-1, और R3 आपके पास जो है वो R की क्या वैल्यू है, 3, तो -3, माइनस आर होता है ना, तो -3 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 कोलन की जगह डिवाइड और 1, 9/1, तो n फैक्टोरियल डिवाइड में n-4 फैक्टोरियल, डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो नीचे तो आ गया n-1 फैक्टोरियल और ऊपर क्या आ गया, n-1 - 3 - 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 9/1, 9, n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर रहता है n फैक्टोरियल और नीचे है आपके पास n-1 फैक्टोरियल, तो n और n-1 में से बड़ा कौन है, n, तो n को हम एक्सपेंड करेंगे, उसके फैक्टोरियल को खोल देंगे, n, उससे एक कम n-1 फैक्टोरियल, और इस पे रोक देंगे क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में भी n-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, किसके इक्वल है, 9 के, n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो डायरेक्ट आपके पास n की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 9। चलो भाई, इसमें देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ भी पूछना है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से जो है चीजों को ज्यादा समझना पड़ेगा, सही है, इसके सॉल्यूशन बहुत छोटे छोटे से होंगे, इतने बड़े नहीं होंगे,
हाँ लेकिन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चन है तो आपको पहले समझना होगा इसमें। 3, इन हाउ मैनी वेज, क्या इन हाउ मैनी वेज कितने वेज बनेंगे डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स के, सही है ना। बैटिंग ऑर्डर्स के डिफरेंट जो है वो कॉम्बिनेशन वेज अरेंजमेंट बनेगी, वो बताओ, मतलब काउंटिंग टेक्निक लगानी है, ये तो परमुटेशन या कॉम्बिनेशन। आर पॉसिबल फॉर अ क्रिकेट टीम, सही है ना, एक क्रिकेट टीम है पॉसिबल, सही है, कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स, सही है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ मुझे, आपके पास एक क्रिकेट की एक टीम है, बैटिंग ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, बैटिंग ऑर्डर बनाओ, सही है, पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम ले लेते हैं। अब बैटिंग और 11 बंदे खेल रहे हैं, सही है, 11 प्लेयर्स है, मुझे एक बात बताओ, आपके पास प्लेयर्स गिवन है 11, तो सेलेक्ट भी कितने करने होते हैं? ऑब्वियस सी बात है 11, ऐसा थोड़ी है कि 11 प्लेयर्स उसमें से 4 खिला दिए बाकी बिठा दिए, ऐसा नहीं होता, सही है। तो अगर आपके पास जो क्रिकेट की टीम है वो 11 प्लेयर्स पे होती है, और अगर सिर्फ आपके पास 11 प्लेयर्स है तो आपने उसी में से 11 को सेलेक्ट करना है। हाँ लेकिन आपके पास इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्या होता है, आप 11 से ज्यादा प्लेयर्स लेके जाते हो, 15, 16, 17, कभी कभी 18 प्लेयर्स भी अलाउ होते हैं, लेकिन उसमें से आपको सेलेक्ट करने होते हैं 11। तो वहां पे आप बोलोगे कि आपके पास अवेलेबल 15 है और आपकी आर की वैल्यू 11 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास जो है वो बैटिंग ऑर्डर बताओ, पॉसिबल कितने बैटिंग ऑर्डर के जो है वो नंबर ऑफ वेज, डिफरेंट नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है एक क्रिकेट टीम के जिसमें सिर्फ 11 प्लेयर्स है, सही है। 11 प्लेयर्स है और 11 ही आपने सेलेक्ट करने हैं। तो एन की वैल्यू क्या है आपके पास इधर 11, और सिलेक्शन भी कितनी करनी है आपने 11। तो आर और एन सेम है। अच्छा आप अब सबसे पहले ही समझेंगे कि ये परमुटेशन है भी कि नहीं। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं किसी बैट्समैन को या बैटर को फर्स्ट ऑर्डर पे भेज रहा हूँ, वन फर्स्ट पोजीशन पे भेज रहा हूँ, और मैं किसी को 11 पे भेज रहा हूँ, या फिर 11 वाले को फर्स्ट पे कर दूं और फर्स्ट वाले को 11 पे कर दूं, तो उनकी बैटिंग की पोजीशन में, बैटिंग के ऑर्डर में फर्क पड़ रहा है। यस, जो फर्स्ट पे वही जाता है जो ओपनर बैट्समैन होता है, जो अच्छा खेलता है, जो बैटर है। जो बॉलर है अगर मैं उसको ऊपर भेज दूंगा तो क्या है, बैटिंग ऑर्डर में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन मैटर कर रही है। सही है कि बॉलर को आपने कहाँ पे भेजना है, ऊपर भेजोगे या बॉलर को कहीं ऊपर भेजते हो तो आपको उससे रिजल्ट में फर्क पड़ता है। तो बैटिंग के ऑर्डर को चेंज करने से, बैट्समैन की बैटर्स की पोजीशन को चेंज करने से जो है वो फर्क पड़ता है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, सही है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्लेयर को कहीं भी भेज दो खेलने के लिए, किसी भी पोजीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल पड़ रहा है, सही है। बैट्समैन को आपने शुरू में भेजना है, बॉलर्स को एंड में भेजना है, सही है। आप बॉलर्स को शुरू में नहीं भेजते, सही, तो इसका मतलब है कि ये परमुटेशन है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, सही है। और कौन से टाइप का परमुटेशन हुआ, क्योंकि एनबी और आर दोनों सेम है, तो ये हो गया लीनियर परमुटेशन। ये कौन सा हो गया, लीनियर परमुटेशन, सही है। लीनियर परमुटेशन है, सिंपल। अब आप बता दो नंबर ऑफ वेज निकालने, नंबर ऑफ वेज निकालो। ऐसे कितने वेज, डिफरेंट वेज बन रहे हैं किसके, बैटिंग ऑर्डर्स के। एक क्रिकेट टीम है जिसमें 11 प्लेयर्स है, बैटिंग ऑर्डर्स के डिफरेंट नंबर ऑफ वेज बताओ कैसे बनेंगे, नंबर ऑफ वेज निकालने कैसे होगा, परमुटेशन लगेगा। कौन से टाइप का, लीनियर परमुटेशन। तो लीनियर परमुटेशन में आपको पता है क्या होता है नंबर ऑफ वेज निकालने का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल या फिर एनपीएन, जो लगाना चाहते हो लगा लो। तो एन की वैल्यू 11 फैक्टोरियल, तो सिंपल आप कैलकुलेटर में लिखो 11, 11 फैक्टोरियल निकाल लो। इसको मैनुअली नहीं निकालना है, कैलकुलेटर से ही निकालना है, सही है। तो आपके पास बेटा कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए इधर, 39916800, 39916800। सही है, तो इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, सही है। कि आप जो है वो बार बार हर एक बैटर को आप फर्स्ट पोजीशन पे भी लेके आए हो, हर एक बैटर को आप सेकंड पोजीशन पे भी लेके आए हो, हर एक बैटर को, हर एक प्लेयर को, सॉरी, हर एक प्लेयर को आप थर्ड पोजीशन पे भी लेके आए हो, इसी तरह हर एक प्लेयर हर एक पोजीशन पे आ रहा है, इस तरीके से बहुत सारे इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, सही है। चलो हो गया ये, नेक्स्ट करते हैं 4। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 इंग्लिश बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 4 फिजिक्स बुक्स आर अरेंज ऑन अ शेल्फ so that all the books of same subject are together? ऐसे कितने तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज निकालना है आपने, इन हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज बताने हैं, सही है। हाँ, अरेंजमेंट्स बतानी है, सही है। नंबर ऑफ वेज बताओ कि कैन 2 इंग्लिश बुक्स, कितनी इंग्लिश बुक्स है आपके पास, 2 इंग्लिश बुक्स है, सही है। इंग्लिश बुक्स कितनी है, इंग्लिश बुक्स 2। इसी तरह 3 केमिस्ट्री बुक्स, केमिस्ट्री की भी बुक्स है, केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है, 3।
एंड 4 फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स की भी बुक्स है। कितनी है फिजिक्स की बुक्स? 4। सही है, आप उसको अरेंज कर रहे हो ऑन अ शेल्फ, एक शेल्फ में, सो दैट ऑल द बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर। इस तरीके से अरेंज करना है कि सेम सब्जेक्ट की बुक एक साथ आएंगी, दोनों इंग्लिश की बुक एक साथ आएंगी, दोनों तीनों केमिस्ट्री की बुक एक साथ होंगी। सही है, चारों फिजिक्स की बुक्स जो है वो आपके पास एक साथ होंगी। सही है, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो शेल्फ में अरेंज करो, एक इंग्लिश की आ जाए, दो केमिस्ट्री की आ जाए, एक फिजिक्स की आ जाए, फिर एक इंग्लिश आ रही हो, फिर दो फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, ऐसा नहीं। आपके पास ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं कि पहली पोजीशन में सारी ही आपके पास जो है इंग्लिश बुक्स है, दूसरी पोजीशन में सारी ही केमिस्ट्री की बुक्स है, तीसरी पोजीशन में आपके पास जो है वो सारी ही कौन सी बुक्स आए? फिजिक्स की बुक्स आए। सही है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आपने इन सारी जो बुक्स को है वो सेम ऑर्डर में, मतलब एक साथ रखना है। सही है, लेकिन एक चीज यहाँ पे समझो, इंग्लिश की बुक्स दो है तो दोनों रखनी है, दोनों एक साथ लेनी है। इंग्लिश की बुक्स आपके पास फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की 4 है तो चारों बुक आपने शेल्फ में अरेंज करनी है। सही है, फिजिक्स की अगर 3 है, सॉरी केमिस्ट्री की अगर 3 है तो तीनों को शेल्फ में अरेंज करना है, लेकिन ये सारी बुक्स एक साथ अरेंज होनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पे आपके पास जितनी बुक्स अवेलेबल है उतनी आपने सेलेक्ट भी करनी है। सही है, जितनी बुक्स अवेलेबल है आपने उतनी सेलेक्ट भी करनी है। सही है। अच्छा, जितनी बुक्स आपके पास अवेलेबल है आपने उतनी क्या करनी है बेटा? सेलेक्ट भी करनी है। अब यहाँ पे समझो क्या हो रहा है। सही है, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या है, इंग्लिश इंग्लिश बुक्स के लिए क्या है, दो बुक्स से अवेलेबल है, दो सेलेक्ट करनी है, तो लीनियर परमुटेशन। परमुटेशन क्यों होगी? पहले तो ये समझो, लीनियर है, लीनियर का केस है। केमिस्ट्री की 3 बुक है, तीनों सेलेक्ट करनी है, आर और एन दोनों बराबर है, अवेलेबल सिलेक्शन बराबर है। फिजिक्स की बुक्स 4 है, चारों सेलेक्ट करनी है, अवेलेबल जो है वो बराबर है, सिलेक्शन और अवेलेबल बराबर है। सही है, उनको अरेंज करना है शेल्फ के अंदर, लेकिन हर सब्जेक्ट की बुक एक साथ होंगी। सही है ना, इंग्लिश की सारी बुक्स एक साथ, फिजिक्स की सारी बुक्स एक साथ, केमिस्ट्री की सारी बुक्स एक साथ होंगी। सही है, सारी सेलेक्ट करनी है, लीनियर है। परमुटेशन क्यों है ये? क्योंकि आपके पास जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आप इंग्लिश रखो, सेकंड पोजीशन पे आप केमिस्ट्री रखो, फिजिक्स थर्ड पोजीशन पे रखो। आप फिजिक्स को फर्स्ट पे कर दो, इंग्लिश को सेकंड पे कर दो, केमिस्ट्री को थर्ड पे कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, पोजीशन मैटर करता है। बिल्कुल करता है। कभी लाइब्रेरी में गए होगे तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि एक साथ जो है वो बहुत सारी बुक्स होती है लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी के अंदर सेक्शंस बना दिए जाते हैं कि यहाँ पे जो है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बुक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बुक है। अगर रैंडमली कहीं भी कोई भी बुक को रख दिया जाए तो ढूंढना कितना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब है कि शेल्फ के अंदर अरेंज करने का मकसद ये होता है कि वहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, पोजीशन मैटर कर रही है। सही है। अच्छा, तो ये आपका परमुटेशन हो गया और लीनियर परमुटेशन है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि आपने इन सारी बुक्स को ऑल टुगेदर एक साथ रखना है। तो इन सारी बुक्स को मतलब सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स को साथ रखना है। अच्छा, आपके पास क्या है, 3 पोजीशंस हो गई। सही है, सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। सही है। हम्म, ये फर्स्ट पोजीशन पे आपने इंग्लिश की बुक्स रख दी, कितनी है? 2, 2 फैक्टोरियल। सेकंड पोजीशन पे आपने कौन सी बुक्स रख दी? सही है, एक साथ तीनों की तीनों, केमिस्ट्री की 3 फैक्टोरियल। फिर आपने शेल्फ के अंदर अरेंज कर दी, चारों की चारों बुक एक साथ रख दी, फिजिक्स की 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पे इनकी जो पोजीशन है वो क्या है, सारी सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स एक साथ होनी चाहिए। तो ऑल टुगेदर का केस है, जब भी ऑल टुगेदर का केस आएगा बेटा, तो आपने उसके लिए भी एक जो है वो क्या कहते हैं, फैक्टोरियल लिखना होगा। अब देखो, 3 डिफरेंट टाइप्स की बुक्स रख रहे हो, तो आपके पास जो है वो 3 फैक्टोरियल भी आएगा। सही है, ये 3 फैक्टोरियल क्या है, हर एक सेम सब्जेक्ट की बुक को साथ रखने का ये है। सही है, अगर आपके पास दो पोजीशंस होती, पोजीशंस कितनी है? 3, बुक्स की पोजीशंस कितनी है? 3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स की बुक है। अगर 4 पोजीशंस होती तो पोजीशन भी आती। तो ये पोजीशन भी यहाँ पे मैटर कर रही है। आप जो है वो इंग्लिश और केमिस्ट्री को एक साथ नहीं रख सकते, फिजिक्स और इंग्लिश को एक साथ नहीं रख सकते। सही है, अगर आपके पास 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक होती तो फिर उसकी पोजीशन में 4 फैक्टोरियल आता, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स होती तो 2 फैक्टोरियल आता। अभी आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स है तो उसकी पोजीशन आ गई 3 फैक्टोरियल। सही है, और आपके पास केमिस्ट्री का क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल, इंग्लिश का क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल, फिजिक्स का क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि लीनियर परमुटेशन थी, जितनी बुक्स थी अवेलेबल थी उतनी सारी सेलेक्ट भी करनी थी। और इन सारी वैल्यूज को बेटा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? 2 फैक्टोरियल 2 होता है, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल आपके पास जो है वो 6 होता है, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 6 होता है।
तो 2 × 6 × 24 × 6 728। तो कितने नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं आपके पास? नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 1728। 1728 वेज बनेंगे, सही है। हाँ, इन बुक्स को अरेंज करने के। देखो, अब यहाँ पे क्या है कि आपने ये 3 फैक्टोरियल क्यों लिया पोजीशन का? आप फर्स्ट पोजीशन पे, जैसे मैंने इंग्लिश का लिखा है, सेकंड पे केमिस्ट्री का लिखा है, फिजिक्स का मैंने फोर्थ थर्ड पे लिखा है, तो अगर आप इनकी पोजीशन को भी चेंज करते हो, सारी फिजिक्स की बुक्स को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाओ, और जो है वो सारी इंग्लिश की बुक्स को थर्ड पोजीशन पे ले जाओ, तो ये पोजीशन भी मैटर कर रही है। तो उसके लिए हमने 3 फैक्टोरियल पोजीशन का भी जो है वो फैक्टोरियल लिख दिया। सही। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या हो रहा है? हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स? सही है। आपके पूछ रहा है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी है, कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगी। डिफरेंट अरेंजमेंट्स बोला है बेटा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स तो निकालनी है लेकिन डिफरेंट, कोई भी अरेंजमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सही है। कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन रही है ये बताओ, और सारी की सारी डिफरेंट होनी चाहिए, सेम कोई भी नहीं है, सही है। अच्छा, कौन सा वर्ड? एक वर्ड गिवन दे दिया आपको, बोल रहा है कैन बी फॉर्म ऑफ द वर्ड, एक वर्ड है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक वर्ड है बेटा, इस मैट्रिक्स वर्ड के अंदर कितने लेटर्स है? तीन हो गए, 6 लेटर्स है। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 6। कोई लेटर रिपीट हो रहा है? एम भी एक मर्तबा है, ए भी एक मर्तबा है, टी भी एक मर्तबा आ रहा है, आर भी एक मर्तबा आ रहा है, आई भी एक मर्तबा आ रहा है, एक्स भी एक मर्तबा आ रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे बनेगी? इन लेटर्स की पोजीशन को चेंज करो। जैसे ही आप लेटर्स की पोजीशन करोगे, ए एक्स की जगह पे आ गया, एक्स ए की जगह पे चला गया, एक नया वर्ड बन गया। तो इस तरीके से बहुत सारे नए वर्ड्स बन सकते हैं, बहुत सारी मैट्रिक्स के लेटर्स को आगे पीछे करके अरेंजमेंट हो सकती है। लेकिन मजे की बात है कि आपने क्या है, इसने आगे बोला है यूजिंग ऑल लेटर्स, आपने सारे लेटर्स यूज करने हैं। तो एन 6 है अवेलेबल, और आर भी कितने हैं? 6 अवेलेबल। सिलेक्शन दोनों इक्वल है, तो कौन से टाइप की हो गई है आपके पास परमुटेशन? हाँ, लीनियर परमुटेशन हो गई, सही है। अच्छा, एन फैक्टोरियल इसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा, कर लेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स वर्ड के अंदर कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होता तो फिर डिवाइड में जो रिपीटेशन वाला अफेक्ट है उसको नेग्लेक्ट करते, खत्म करते, सही है। अगर कोई भी लेटर 2 मरतबा रिपीट होता तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर देते, जैसे हमने ऊपर मैथमेटिक्स वाले वर्ड में किया था, वहां पे लेटर्स रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सिंपली एन फैक्टोरियल लगेगा। एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी वाला, ये वाला यूज नहीं हो सकेगा, सही है। तो सिंपली आपने कर दिया एन फैक्टोरियल। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू एन फैक्टोरियल, इक्वल टू एन की वैल्यू है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल निकालोगे बेटा 720 आंसर आ जाएगा, सही है। तो आपके पास जो है मैट्रिक्स के लेटर वर्ड को उसके डिफरेंट लेटर्स को आगे पीछे करके कितनी अरेंजमेंट बन सकती है, कितने न्यू वर्ड्स बन सकते हैं? 720, जिसमें से मैट्रिक्स एक है, बाकी और न्यू वर्ड 719 बन सकते हैं, सही है। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है? चलो, अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है आगे। आगे क्या बोल रहा है? ऑल्सो फाइंड द, अच्छा इसका एक तो तरीका ये था करने का, दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे जो है वो कितने वर्ड्स, मुझे जितने भी वर्ड्स बनाने हैं, हर एक वर्ड के अंदर 6 लेटर्स होंगे, सही है ना। मैट्रिक्स में से मैट्रिक का हर एक लेटर यूज करना है, तो 6 पोजिशन हो गई, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पोजीशन के ऊपर MATRIX, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के 6 अल्फाबेट्स है ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आ सकता है? कोई भी 6 में से कोई भी एक आ सकता है। ऐसे ही है, 6 के 6 अल्फाबेट्स आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, अगर आपके पास कंसिडर कर लो कि फर्स्ट पोजीशन पे ए आ गया, सही है, कैपिटल ए आ गया, 6 में से कोई भी एक आ गया, तो बाकी सेकंड पोजीशन पे कितने आएंगे? अब ए नहीं आ सकता, बाकी सारे आ सकते हैं। एम आ जाएगा, टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि है तो एक ही मर्तबा है ना आपके पास इस नंबर, इस वर्ड के अंदर, सही है। ए लेटर तो एक ही मर्तबा है आपके पास इस वर्ड के अंदर, एक से ज्यादा मर्तबा तो है ही नहीं, सही है। अच्छा, तो आपके पास जो ये वर्ड है, हाँ, ए, वो इस लेटर के अंदर तो है, एक ही मर्तबा है, सही है, एक से ज्यादा मर्तबा तो है ही नहीं। तो आपके पास जो है वो ए कितनी मर्तबा आ सकता है? एक टाइम आ सकता है। तो कोई भी लेटर इधर रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि मैट्रिक्स का जो वर्ड है
उस वर्ड के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही लेटर है। मैट्रिक्स वर्ड के अंदर आपके पास सिर्फ कितने लेटर्स है? एक ही लेटर है। सही है। मतलब हर एम भी एक मर्तबा आ रहा है, ए भी एक मर्तबा, टी भी एक मर्तबा, आर भी एक मर्तबा, तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो सकता। फर्स्ट पोजीशन पे 6 अल्फाबेट्स, 6 लेटर में से, 6 अल्फाबेट्स में से कोई भी एक आ गया, मतलब 6 में से 6 आ सकते हैं, लेकिन आएगा कोई एक। सही है ना? तो सेकंड में कितने आएंगे? अब आपके पास अगर ए फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो सेकंड में आएंगे 5। ए को हटा के बाकी 5 लेटर्स में से, 5 अल्फाबेट में से कोई भी एक आ सकता है। कंसिडर कर लो, आपके पास जो है वो आर आ गया, 5 आर आ गया। फिर थर्ड पोजीशन पे ए और आर को हटा के चारों में से कोई भी एक आ सकता है। सही है, आई आ गया। सही है। फिर नेक्स्ट पोजीशन पे इन तीनों में से ए आर आई को हटा के 3 आ सकते हैं, तीनों में से कोई भी आ सकता है। सही है, लेकिन आएगा एक। 3 आ सकते हैं लेकिन आएगा एक, एम आ गया। फिर आपके पास जो है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे बाकी जो दो बचे उन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, टी आ गया। और लास्ट में फिर जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, चलो एक्स आ गया। तो लास्ट में फिर आपके पास जो एक बचा है वो आएगा, टी आएगा। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 करोगे, दिस इज ऑल्सो 6 फैक्टोरियल, आंसर 720 ही आएगा। सही है। अच्छा, दोनों तरीकों में से जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम इसका बाकी का जो क्वेश्चन है वो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे बोलेगा किसी एक की पोजीशन फिक्स कर देगा इधर। सही है। अब ये आगे क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करो इफ ईच ऑफ द एम स्टार्ट विथ आर। अभी भी आपको बोल रहे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ, कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होगी कि हर एक वर्ड किससे स्टार्ट हो? इफ ईच ऑफ देम, हर एक वर्ड स्टार्ट हो क्या, कौन से लेटर से? आर लेटर से। सही है। हम्म। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो मैट्रिक्स जो वर्ड है उसका हर एक लेटर यूज करना है, लेकिन जो भी वर्ड बनेगा मैट्रिक्स के डिफरेंट लेटर्स को यूज करते हुए, जो जितने भी लेटर्स बनेंगे, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ आर आएगा और कोई भी लेटर नहीं आ सकता। तो फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ कौन आएगा? आर, एक ही लेटर आ सकता है। तो फर्स्ट पोजीशन हो गई फिक्स्ड। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास कितने लेटर्स आएंगे? सिर्फ आर आएंगे। सही है। हाँ, तो फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ एक ही लेटर आ सकता है, एक ही आपके पास अल्फाबेट आ सकता है, और वो कौन सा है? आर। तो इधर लिखा जाएगा 1। क्या लिखा जाएगा इधर? 1। सेकंड पोजीशन पे आर के अलावा बाकी कोई भी आ सकता है। 5 है ना, आर को हटा देंगे तो 5 बचेंगे, तो 5 में से कोई भी एक आ जाएगा। सही है। हाँ, इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर 720 आएगा। सही है। अच्छा, सेकंड पोजीशन पे आपके पास जो है वो 5 में से कोई भी एक आ गया, कंसिडर कर लो, ये आ गया। थर्ड पोजीशन पे आपके पास जो है वो अब कितने बचे? 2 आ गए, तो 4, 4 में से कोई भी एक आ सकता है, टी आ गया। फोर्थ पोजीशन पे आपके पास 3 में से कोई भी एक आ सकता है, एम आ गया। सही है, तीनों आ सकते हैं। और आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, फिफ्थ पोजीशन पे अब 2 बचे, तो दोनों में से कोई भी आ सकते, कंसिडर कर लो, एक्स आ गया। और लास्ट पोजीशन पे एक ही बचा है, वही आएगा। कौन सा बचा है आपके पास? एक एग्जांपल ली हमने, जो नीचे में ही लिखता हूँ ना कि ए आ गया, टी आ गया, एम आ गया, ये एग्जांपल है। लेकिन फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे फिक्स थी। सही है। तो लास्ट में आपके पास आई आ गया। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ वेज पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पता चल जाएगा। दिस इज 5 फैक्टोरियल। 5 × 4 × 3 × 2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 120। सही है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बन गई जब आपके पास जो है वो फर्स्ट पोजीशन आर के लिए फिक्स्ड हो गई? फर्स्ट पोजीशन किसके लिए फिक्स्ड हो गई? आर के लिए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 120 हो गई। सही है। हाँ, जब फर्स्ट पोजीशन पे 6 में से कोई भी आ सकता था तो 720 अरेंजमेंट बनेंगी, लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन किसी भी एक लेटर के लिए फिक्स हो जाए, आर के लिए, ए के लिए, एम के लिए, टी के लिए, किसी भी एक लेटर के लिए अगर फिक्स हो जाएगी, तो फिर बेटा आपके पास वहां पे क्या आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे 1 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी? 120, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे उस पर्टिकुलर लेटर के अलावा कोई और नहीं आ सकता। सही है। तो ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है जिसपे 6 के 6 लेटर्स आ सकते हो। सही है। चलो बेटा, आज हम जो है वो इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे, फिर हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको आगे कंटिन्यू करना है।